हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जय पटेल। आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर्मेट और दूसरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के फ्रंट यानी कि कवर पेज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर्मेट से। तो उसमें पहले कवर पेज यानी कि फर्स्ट पेज आता है। कवर पेज यानी कि बुक का जैसे कवर पेज होता है, जिसमें बुक का नाम, ऑथर का नाम और पब्लिशर का नाम, वैसे ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर्मेट का कवर पेज होता है, जिसमें आपके प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट का टाइटल, आपका नाम, आपके एनरोलमेंट नंबर, आपके गाइड का नाम, आपकी कॉलेज का नाम इंक्लूड होता है। फिर आता है सर्टिफिकेट, के बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट, जिसमें पूरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आपको एक शॉर्ट नोट में लिखना होता है। उसके बाद आता है एक्नोलेजमेंट, यानी कि जिसने भी आपको प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प की है उसको एक थैंक यू कहने के लिए ये पूरा एक पेज लिखना होता है। उसके बाद आता है टेबल ऑफ कंटेंट यानी कि इंडेक्स, जिसमें आपके पूरे जो भी चैप्टर है वो और उसके पेज नंबर लिखे जाते हैं। फिर आता है लिस्ट ऑफ सिंबल्स, फिर लिस्ट ऑफ फिगर्स, फिर लिस्ट ऑफ टेबल्स, फिर चैप्टर्स, जिसमें इंट्रोडक्शन, लिटरेचर, सर्वे से लेके कंक्लूजन तक। उसके बाद आता है रेफरेंसेस और लास्ट में फ्यूचर स्कोप। तो ये पूरा हो गया प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर्मेट। आज हम सिर्फ कवर पेज के बारे में बात करेंगे, बाकी के सभी टॉपिक्स के बारे में हम अगले वीडियोस में बात करेंगे, जिसमें टेबल ऑफ कंटेंट, लिस्ट ऑफ सिंबल्स, लिस्ट ऑफ फिगर, लिस्ट ऑफ टेबल्स और रेफरेंसेस कैसे ऑटोमेटिक लाए जाते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस अगले वीडियोस में करेंगे। तो यहाँ पे कवर पेज शुरू करने से पहले पेज लेआउट सेट कर दीजिए। तो पेज लेआउट सेट करने के लिए पेज लेआउट पे जाइए, फिर पेज सेटअप पे क्लिक कीजिए। उसके बाद मार्जिन पे जाइए, तो यहाँ पे टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट का ऑप्शन दिखेगा। मार्जिन यानी कि जहाँ से लिखना शुरू करते हैं वहाँ से लेके पेज के कॉर्नर्स, ये दोनों की स्पेस। तो यहाँ पे टॉप पे 2.5 सेंटीमीटर रखे, बॉटम पे 2.5 सेंटीमीटर रखे, लेफ्ट में 3.5 सेंटीमीटर रखे। उसके बाद राइट में 2.5 सेंटीमीटर, सॉरी 2.5 नहीं 2 सेंटीमीटर रखे। उसके बाद पेपर्स में जाइए, उसके बाद उसे पेपर की साइज A4 रखे और यहाँ पे अप्लाई टू ओल्ड डॉक्यूमेंट कर दीजिए और ओके कीजिए। तो यहाँ पे हमारा पूरा पेज लेआउट सेट हो गया है। अब पूरा प्रोजेक्ट हम टाइम्स न्यू रोमन्स में लिखे, तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए टाइम्स न्यू रोमन और फॉन्ट की साइज रखे 14। तो अब लिखना शुरू करते हैं। लिखने से पहले सेंटर पैराग्राफ में सेंटर क्लिक कर दीजिए। अब लिखना शुरू करते हैं। अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन, अब उसे सिलेक्ट कीजिए और उसको बोल्ड कर दीजिए। फिर आता है टाइटल, प्रोजेक्ट टाइटल का नाम। तो यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट टाइटल का नाम है कंपैरिजन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स फॉर MRR एंड SR इन हार्ड टर्निंग प्रोसेस। तो उसे सिलेक्ट कीजिए और उसकी साइज करिए 18 और उसे सेंटर कीजिए और उसे बोल्ड कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए। फिर एंटर कीजिए, उसकी साइज कर दीजिए फिर से 14। फिर लिखिए सबमिटेड बाय, उसे सिलेक्ट कीजिए और उसे इटैलिक कर दीजिए। फिर आपके ग्रुप मेंबर्स का नाम आएगा और उसके एनरोलमेंट नंबर, तो उसे सिलेक्ट कीजिए और उसे उसकी साइज 14 कर दीजिए और उसे सेंटर में कर दीजिए। फिर एंटर कीजिए, लिखिए अंडर द गाइडेंस ऑफ
एंटर कीजिए और आपके गाइड का नाम लिख दीजिए। अंडर द गाइडेंस ऑफ को बोल्ड कर दीजिए। फिर एंटर कीजिए और लिखिए इन फुलफिलमेंट ऑफ फॉर द अवार्ड of the degree, enter of, और इसे बोल्ड कर दीजिए। फिर उसे इटैलिक कर दीजिए और उसकी साइज ऑफ की साइज 16 कर दीजिए। फिर एंटर कीजिए और बोल्ड इटैलिक निकाल दीजिए और फिर कैपिटल्स में लिखे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग फिर एंटर कीजिए। सॉरी, यहाँ पे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग को बोल्ड कर दीजिए और यहाँ पे स्पेस निकाल दीजिए। यहाँ पे भी एंटर कीजिए। फिर लिखे यहाँ पे साइज 14 फिर से कर दीजिए और फिर लिखे इन, उसे इटैलिक और बोल्ड कर दीजिए। फिर एंटर कीजिए और यहाँ पे लिखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फिर यहाँ पे आपके कॉलेज के लोगों को इंसर्ट कर दीजिए। फिर आपके कॉलेज का नाम लिख दीजिए, उसे सिलेक्ट कीजिए और उसकी साइज उसको सेंटर पे कीजिए, उसकी साइज 14 कर दीजिए और उसे बोल्ड कर दीजिए। लास्ट में हम 2 लाइन के बीच की स्पेस सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे पूरा कवर पेज सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे पैराग्राफ में जाइए और लाइन स्पेसिंग में 1.15 कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारा पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट का कवर पेज कंप्लीट हो गया है। अगर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कवर पेज की वर्ड फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको कुछ हेल्प मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जय पटेल और आपका स्वागत है हमारी चैनल GTU लर्निंग में। इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट के सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे, यानी कि सर्टिफिकेट कैसे लिखा जाता है, उसका फॉन्ट कौन सा होना चाहिए, फॉन्ट की साइज, ये सभी बातें हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपके कवर पेज के एंड पे जाइए, वहाँ पे लास्ट में सिलेक्ट कीजिए और पेज लेआउट पे जाइए और ब्रेक्स पे जाइए, फिर पेज ब्रेक कर दीजिए तो आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे सर्टिफिकेट के टॉप के लेफ्ट साइड आपके कॉलेज का लोगो और राइट साइड आपके यूनिवर्सिटी का लोगो आएगा। तो उसके लिए पहले इंसर्ट पे जाइए, फिर पिक्चर्स में जाइए और जहाँ पे भी आपके कॉलेज का लोगो का लोकेशन है वहाँ पे जाके कॉलेज लोगो सिलेक्ट कीजिए और इंसर्ट कीजिए। अब
होम पे जाइए और कॉलेज लोगों को सिलेक्ट कीजिए और उसे लेफ्ट साइड अलाइनमेंट कर दीजिए। फिर अगेन इंसर्ट पे जाइए, फिर से पिक्चर्स में जाइए और जहाँ भी आप आपके यूनिवर्सिटी का लोगो उसे सिलेक्ट कीजिए और इसे इंसर्ट कीजिए। अब यूनिवर्सिटी लोगो को लेफ्ट राइट साइड अलाइनमेंट कर दीजिए, फिर एंटर कीजिए, उसे सेंटर पे क्लिक कीजिए। अब लिखना शुरू करते हैं हम। साइज 14। अब तो लिखिए गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हाइफन पाटन। यहाँ पे आपकी कॉलेज का नाम लिखे, फिर एंटर कीजिए और आपके डिपार्टमेंट का, आप जो भी डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं उस डिपार्टमेंट का नाम लिखे। डिपार्टमेंट, फिर डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर एंटर कीजिए और आपके एकेडमिक ईयर लिखे। यहाँ पे 2019 to 2020। फिर उन सिलेक्ट कीजिए और इन तीनों के बीच की स्पेसिंग 1 रखें। एंटर कीजिए, फिर एक बार और एंटर कीजिए और यहाँ पे लिखे सर्टिफिकेट कैपिटल में और उसे सिलेक्ट कीजिए और उसके फॉन्ट की साइज रखे 16 और उसे बोल्ड कर दीजिए। फिर अगेन एंटर कीजिए और साइज 14 कर दीजिए। फिर लिखे डेट। फिर उसे इतनी स्पेस दीजिए कि जिसकी वजह से वो राइट साइड पे आ जाए। फिर एंटर कीजिए और उसे जस्टिफाई कर दीजिए, बोल्ड निकाल दीजिए। अब लिखना स्टार्ट कीजिए। दिस इज टू सर्टिफाई दैट द dissertation entitled और डबल कॉमा करके आपके प्रोजेक्ट टाइटल का नाम लिखिए। यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट टाइटल का नाम है कंपैरिजन of optimization for MRR and SR in hard turning process। और डबल कॉमा क्लोज कर दीजिए। फिर एंटर, फिर लिखे हैज बीन carried out by
XYZ आपका आपके ग्रुप मेंबर्स का नाम और ब्रैकेट में आपके ग्रुप मेंबर्स के एनरोलमेंट नंबर। एंड के अलावा ये पूरा बोल्ड कर दीजिए, आपके ग्रुप मेंबर्स का नाम और एनरोलमेंट नंबर को बोल्ड कर दीजिए। अंडर माय गाइडेंस इन फुलफिलमेंट of the degree of Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering कौंस में ब्रैकेट में 8 और 8th कर दीजिए, 8th सेमेस्टर ऑफ गुजरात टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी अहमदाबाद। During the academic year 2019-20 और फुल स्टॉप, और इन सभी को सिलेक्ट करके उसकी दोनों के बीच की स्पेसिंग 1.5 कर दीजिए और उसे जस्टिफाई कर दीजिए। इन सभी को सिलेक्ट कीजिए और उसकी साइज 12 कर दीजिए। फिर इंसर्ट पे जाइए और टेक्स्ट बॉक्स पे टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे डॉट डॉट करके एक लाइन क्रिएट कीजिए और एंटर कीजिए। फिर होम पे जाइए और उसकी फॉन्ट की साइज 12 रखें और स्पेसिंग 1.5 रखें। फिर नीचे आपके गाइड का नाम लिखिए, जो भी आपके गाइड का नाम है, फिर एंटर कीजिए। फिर लिखे प्रोजेक्ट गाइड, फिर लिखे डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फिर एंटर कीजिए।
और लिखिए आपकी कॉलेज का नाम GC, यहाँ पे GC पाटा। उसे सिलेक्ट कीजिए और उसे लेफ्ट साइड लेफ्ट कॉर्नर पे रख दीजिए। फिर उसे सिलेक्ट कीजिए और फॉर्मेट पे जाइए और शेप आउटलाइन में वाइट कर दीजिए, जिससे आपके बॉर्डर लाइन नहीं दिखेगी। और आपके गाइड का नाम बोल्ड कर दीजिए। अब बॉक्स को सिलेक्ट कीजिए और उसे कॉपी पेस्ट कर दीजिए। और यहाँ पे प्रोजेक्ट गाइड की जगह हेड ऑफ डिपार्टमेंट और ऊपर नाम, आपके गाइड के नाम की जगह आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट का नाम। फिर उसे राइट साइड अलाइनमेंट कर दीजिए और इस पूरे बॉक्स को राइट साइड कर दीजिए। फिर एंटर करके नीचे जाइए और यहाँ पे सेंटर कीजिए और डॉट डॉट करके एक डॉटेड लाइन क्रिएट कीजिए और फिर एंटर कीजिए और लिखिए एक्सटर्नल एग्जामिनर। और उसे बोल्ड कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका पूरा सर्टिफिकेट तैयार हो गया है। आई होप आपको पूरा सर्टिफिकेट कैसे बनाना है वो समझ आ गया है। अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। अगर आपको सर्टिफिकेट की वर्ड फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पे क्लिक कीजिए और वहाँ से डाउनलोड कीजिए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपनी YouTube चैनल GTU लर्निंग में। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक कि ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक क्या होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, उसमें डिसीजन वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसे अलग अलग वीडियोस लाता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्तों कि व्हाट इज़ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। तो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का मतलब ये होता है दोस्तों कि किसी भी वैल्यू, कोई भी आपका फंक्शन हो, उसको आप मैक्सिमाइज करेंगे या तो मिनिमाइज करेंगे। मतलब आपके पास कुछ इनपुट्स होंगे, उसके हिसाब से आपको एक आउटपुट चाहिए होगा जो कि मैक्सिमाइज के फॉर्म में होगा या तो मिनिमाइज के फॉर्म में होगा। तो इधर एग्जांपल एक दिया हुआ है, देखिए दोस्तों, इधर हमारे x वेरिएबल्स है और इधर हमारे y वेरिएबल्स है। तो सपोज करते हैं कि x की इस वैल्यू के लिए हमारा y ये मिला तो हमको एक पॉइंट मिलेगा, ये हमारा आउटपुट है। तो ऐसे डिफरेंस वैल्यूज़ के लिए डिफरेंस ये इधर वैल्यूज़ मिलेगी और एक वैल्यू ऐसी मिलेगी जो कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी, तो उसको बोलेंगे ऑप्टिमल पॉइंट। तो दोस्तों ये सिंपल फंडा है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का कि आपके पास बहुत सारे इनपुट्स होंगे, उससे आपको एक आउटपुट लाना है जो कि हमारा मैक्सिमाइज होगा या मिनिमाइज होगा। मतलब कि दोस्तों कोई भी फंक्शन होगा वो एक लिमिट तक ही मैक्सिमाइज होगा, उसके आगे वो मैक्सिमाइज नहीं होगा या फिर मिनिमाइज भी नहीं होगा। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन और इस टेक्निक को बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। तो इस फंक्शन में दोस्तों एक हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन आता है। तो अब जानते हैं कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो दोस्तों इधर लिखा हुआ है जैसे कि इट इज़ अ वैल्यू यू नीड टू ऑप्टिमाइज। मतलब ये हमारा बेसिक फंक्शन है जिसमें हमको ऑप्टिमाइज करना है, मतलब ये हमारा प्रॉब्लम है जिसको हमको ऑप्टिमाइज करना है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं दोस्तों, कि जो भी फंक्शन होगा जिसको हमको ऑप्टिमाइज करना है, मतलब मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, उसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो कैसे लिख सकते हैं हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन।
तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा सपोज मिनिमाइजेशन का, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो ऐसे लिखेंगे मिनिमम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2। तो इधर जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मतलब इस एफ ऑफ एक्स को हमको मिनिमाइज करना है। तो अभी एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे काम करता है। तो सपोज ये हमारा प्रॉब्लम है कि हमारा एक स्क्वायर साइज का प्रॉब्लम है, तो अभी इसको हमको मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज करेंगे मतलब इसको छोटा करेंगे, तो ये छोटा होगा तो क्या हुआ, इसका एरिया घट रहा है, मतलब हमारा फंक्शन क्या हुआ, तो हमारा फंक्शन होगा एरिया, मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है एरिया। क्योंकि अगर मिनिमाइज होगा तो एरिया छोटा होगा, अगर मैक्सिमाइज होगा तो एरिया बड़ा होगा। मतलब किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, इस केस में हमारा एरिया होगा। तो आप समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं दोस्तों। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे डिसीजन वेरिएबल्स के बारे में। तो दोस्तों सिंपली डिसीजन वेरिएबल क्या होते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें जो ये एक्स लिखा हुआ आ रहा है वो हमारा डिसीजन वेरिएबल है, क्योंकि वो सारी वैल्यूज से ही हमको अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन सॉल्व करना रहता है और उससे ही हमको एक ऑप्टिमाइज पॉइंट मिलेगा। इसलिए दोस्तों ये बहुत ही काम की चीज़ है डिसीजन वेरिएबल्स, ये हमारे फंक्शन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। और जितने ज़्यादा डिसीजन वेरिएबल्स होंगे प्रॉब्लम उतना ही बड़ा होगा और उतना ही कॉम्प्लेक्स होगा और उसको सॉल्व करना आसान नहीं रहता दोस्तों। लेकिन अगर एक डिसीजन वेरिएबल है तो प्रॉब्लम बहुत ही इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो अभी फिर से हम कंक्लूजन देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दोस्तों वो होता है कि द वैल्यू यू आर ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज, जो हमको ऑप्टिमाइज करना है, जो फंक्शन मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है उसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और ये मिनिमाइज होगा या फिर मैक्सिमाइज होगा। तो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज या मैक्सिमाइज का हो सकता है। और डिसीजन वेरिएबल्स क्या है दोस्तों, द वैल्यू द ऑप्टिमाइजर्स कैन बी चेंज, मतलब कि डिसीजन वेरिएबल एक स्टेप, दूसरे स्टेप, तीसरे स्टेप, हर एक स्टेप में वो बदलते जाएंगे। x1, x2, x3 की वैल्यू इधर देख रहे हैं कि x1 पहले x1 था, बाद में x2 हो गया, बाद में x3 हो गया, ऐसे उसकी वैल्यूज चेंज होती रहेगी, उसको बोलेंगे डिसीजन वेरिएबल। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज अ डिज़ाइन और मैन्युपुलेटेड वेरिएबल्स, उसके दूसरे नाम भी है दोस्तों, उसको डिज़ाइन वेरिएबल्स भी बोलते हैं और मैन्युपुलेट वेरिएबल्स भी बोलते हैं। क्योंकि डिज़ाइन वेरिएबल इसलिए बोलते हैं कि उसको प्लॉट करने के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन सॉल्व होगा, उसके बाद एक पर्टिकुलर ग्राफ बनेगा, इसलिए उसको डिज़ाइन वेरिएबल्स भी बोलते हैं। और मैन्युपुलेटेड वेरिएबल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो उसकी वैल्यू को हम मैन्युपुलेट करते हैं और उसकी वैल्यू को मैन्युपुलेट करने के बाद हमको एक ऑप्टिमल पॉइंट मिलता है जिससे हमारा फंक्शन ऑप्टिमाइज होता है। और ऐसी टेक्निक को बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको बेसिक्स ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक समझ में आ गए होंगे और हमारी अगली वीडियो में मैं उसके और फंक्शंस के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपनी YouTube चैनल GTU लर्निंग पे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाइब्रेशन के बारे में कि वाइब्रेशन आखिर होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और कैसे बैकग्राउंड में वो काम करता है और उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है और वाइब्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो जैसा कि इधर लिखा हुआ है कि वाइब्रेशन या वाइब्रेटरी मोशन यानी टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द इलास्टिक बॉडी फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब कि किसी भी बॉडी का, किसी भी इलास्टिक बॉडी का जो इक्विलिब्रियम पोजीशन से टू और फ्रो मोशन होता है उसको हम बोलेंगे वाइब्रेटरी मोशन या फिर वाइब्रेशन। तो जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं कि सबसे पहले एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में एक हमारी इलास्टिक बॉडी है जो कि जिसको किसी वजह से हमने कोई भी ऐसा पर्टिकुलर फोर्स अप्लाई किया उसके ऊपर, तो वो टू मोशन करेगा या फ्रो मोशन करेगा, इसको हम वाइब्रेशन बोलेंगे। आगे हम इसको डिटेल में समझते हैं कि उसके पीछे फिनोमेना क्या लगता है।
तो सिंपल क्या है, हमने इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया नीचे की ओर। तो जैसे ही हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया इसको नीचे की ओर, तो उसके अंदर स्ट्रेन एनर्जी जनरेट होगी। ये स्ट्रेन एनर्जी जनरेट होने के बाद जैसे ही ये स्ट्रेन एनर्जी रिलीज होगी, तो वो स्ट्रेन एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होके वो उसको अपोजिट साइड में मूव करेगी। तो सबसे पहले हमने इनिशियल ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया तो वो नीचे आई बॉडी, और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी रिलीज हुई तो वो मूव अपोजिट साइड में गई, मतलब ये नीचे से ऊपर की ओर गई, इसको बोलेंगे फ्लो मोशन। और जो नीचे आई उसको बोलेंगे टू मोशन। तो ऐसे ही सिंपल फंडा काम करता है वाइब्रेशन में। और उसके बाद क्या होगा, जैसे ये अपोजिट साइड में मूव हो गई, बाद में फिर से काइनेटिक एनर्जी का स्ट्रेन एनर्जी में कन्वर्सन होगा, फिर से स्ट्रेन एनर्जी रिलीज होगी, उसके बाद फिर से वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी और उसको नीचे की ओर धकेलेगी। मतलब ये क्या होगा, हमारा टू मोशन होगा, इससे वाइब्रेशन जनरेट होता है दोस्तों। तो ये सिंपल फंडा है वाइब्रेशन के पीछे। तो देखते हैं हम कि वाइब्रेटरी मोशन इज अ साइक्लिक मोशन। हाँ, ये एक पर्टिकुलर साइकिल में डन होती है, मतलब वाइब्रेशन पर्टिकुलर साइकिल से जनरेट होती है। तो उसमें क्या होता है कि एक ऐसे साइक्लिक मोशन होती है जिससे वाइब्रेशन पैदा होता है। तो उसमें 3 टर्म हमको ध्यान में रखनी होती है कि एक टाइम पीरियड होता है, एक साइकिल होता है और एक फ्रीक्वेंसी होता है। तो दोस्तों टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड वो टाइम होता है जिस टाइम में एक साइकिल वाइब्रेशन की कंप्लीट होगी, उसको बोलेंगे टाइम पीरियड, और उसका जो यूनिट है वो सेकंड है। और जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक साइकिल एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुआ, मतलब टू एंड फ्रो मोशन कंप्लीट हुई, उसको बोलेंगे एक साइकिल। और फ्रीक्वेंसी किसको बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी यानी दोस्तों एक सेकंड में जितने भी नंबर ऑफ साइकिल्स इस वाइब्रेशन ने किए, उसका साइक्लिक मोशन हुआ, उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, और उसका यूनिट है हर्ट्ज। तो अभी जानते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन। तो टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन में 3 प्रकार के टाइप्स है वाइब्रेशन के। एक है फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन, दूसरा है फोर्स्ड वाइब्रेशन और तीसरा है डैम्प्ड वाइब्रेशन। तो अभी जानते हैं फ्री वाइब्रेशन क्या है। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल आप स्प्रिंग को देख लीजिए। तो स्प्रिंग में क्या करते हैं, अब सिंपली उसको एक बार फोर्स दे दिया हमने, बाद में फोर्स को छोड़ दिया हमने, फोर्स अभी अप्लाई नहीं करे, एक बार ही अप्लाई किया फोर्स, उसके बाद क्या है स्प्रिंग ऐसे 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 वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगी अपने खुद से ही, उसको बोलेंगे नेचुरल वाइब्रेशन। मतलब हमने क्या किया, एक ही बार एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया और उसके बाद वो फ्रीली वाइब्रेट होना स्टार्ट कर गई, तो उसको बोलेंगे फ्री वाइब्रेशन। अभी फोर्स वाइब्रेशन क्या होता है कि कोई भी मैकेनिकल एलिमेंट है, कोई भी मशीन है जिसके अंदर अनबैलेंस्ड फोर्सेस रहते ही है, तो वो क्या करते हैं कि पर्टिकुलर एक एलिमेंट पे वो फोर्स लगे ही रहते हैं, उसकी वजह से वो वाइब्रेट होता रहता है कोई भी पर्टिकुलर कंपोनेंट, उसको बोलेंगे फोर्स्ड वाइब्रेशन। और डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या होता है दोस्तों कि उसमें पर्टिकुलर अगर कोई भी एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें वाइब्रेशन हो रहा है तो उसको रेजिस्ट करेगा, उसको बोलेंगे डैम्पर। डैम्पर एक ऐसा एलिमेंट है वो उस वाइब्रेशन की मोशन को रेजिस्ट करेगा, उसको बोलेंगे डैम्प्ड वाइब्रेशन। अभी देखते हैं दोस्तों कि फ्री वाइब्रेशन में 3 और टाइप्स है, जैसे कि लॉन्जिट्यूडनल वाइब्रेशन, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन और टॉर्सनल वाइब्रेशन। तो लॉन्जिट्यूडनल वाइब्रेशन में क्या होता है दोस्तों कि पर्टिकुलर कोई भी कंपोनेंट है, सपोज स्प्रिंग है, तो उसके एक्सिस के पैरेलल कोई हमने फोर्स लगाया, एक्सटर्नल लोड लगाया, उसके हिसाब से जो वाइब्रेशन होगा उसको बोलेंगे लॉन्जिट्यूडनल वाइब्रेशन, जिसमें टेंसाइल और कंप्रेशन ट्रेस जनरेट होता है, मतलब अप एंड डाउन मोशन होती है। अगर सपोज आप स्प्रिंग को खींचेंगे तो नीचे की ओर खींचेंगे या ऊपर की ओर खींचेंगे, अगर नीचे की ओर खींचेंगे तो टेंसाइल लोड लगेगा और ऊपर की ओर कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेशन लोड लगेगा, उसके हिसाब से लॉन्जिट्यूडनल वाइब्रेशन इसमें जनरेट होगा। और ट्रांसवर्स वाइब्रेशन में क्या है दोस्तों कि पर्टिकुलर एक्सिस के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन लगेगा, उसमें बेंडिंग ट्रेस जनरेट होगा। तो हम सिंपली लोलक का वो एग्जांपल ले सकते हैं। लोलक में कैसे ये वाइब्रेशन होता है पर्टिकुलर, मतलब ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि हाँ ऐसे वाइब्रेट होता है, उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, जिसमें बेंडिंग ट्रेस जनरेट होता है। अभी टॉर्सनल वाइब्रेशन यानी पर्टिकुलर उस एक्सिस के अलोंग कोई भी मैकेनिकल एलिमेंट या कंपोनेंट ऐसे रोटेट करता है,
उसको बोलेंगे टॉर्जनल वाइब्रेशन। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वाइब्रेशन के टाइप समझ में आए होंगे और वाइब्रेशन क्या होता है, उसके पीछे बेसिक फंडा क्या है, साइक्लिक मोशन कैसे होती है, ये सब आपको इस वीडियो में पता चल गया होगा। तो थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे आगे अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल जीटीयू लर्निंग पे। आज का टॉपिक है ऑल लॉज इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, यानी कि जितने भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में लॉ आते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे बेसिक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो उसका पहला नियम क्या है? एवरी बॉडी continuous in a states or rest or of uniform motion in a straight line unless acted upon by some external। यानी कि जब तक किसी भी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तब तक वो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी और मोशन में है तो मोशन में रहेगी। ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। उसका सेकंड लॉ है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। यानी कि ये फोर्स की एक डेफिनेशन देता है कि फोर्स वो प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि F इज इक्वल टू एम है। उसके बाद थर्ड लॉ जो सभी जानते हैं, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब बात करेंगे लॉ फॉर रिजल्टेंट फोर्सेस, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स ढूंढने के लिए जो लॉ हम अप्लाई करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, यानी कि इसमें जो दो फोर्स पार्टिकल पर लगते हैं उसका एक पैरेललोग्राम बना के उसका जो डायगोनल है वो हमारा रिजल्टेंट होगा। यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ एक पार्टिकल है, उस पे दो फोर्स P और Q लग रहे हैं और उसका हमने पैरेलल लेके एक पैरेललोग्राम बना दिया और उसका जो डायगोनल है वो हमारा रिजल्टेंट हो गया। उसके बाद है ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। इसमें भी दो फोर्सेस साइमल्टेनियसली एक पार्टिकल पर लगेंगे और उसका जो थर्ड साइड होगी वो हमारी रिजल्टेंट होगी। यानी कि यहाँ पे P और Q साइमल्टेनियसली एक पार्टिकल पर लग रहे हैं और उसका जो थर्ड एज है यानी कि उसकी थर्ड साइड है वो हमारा होगा रिजल्टेंट। और हमेशा रिजल्टेंट वो ऑपोजिट ऑर्डर में होगा, यानी कि ऐसे ऐसे और ऐसे नहीं होगा, ऐसे ही होगा। ठीक है। उसके बाद है पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। ये पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ वो दो फोर्सेस के लिए यूज होता है और पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस वो नंबर ऑफ फोर्सेस के लिए होता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि हम नंबर ऑफ फोर्सेस को साइमल्टेनियसली ड्रॉ करते हैं और पहले की टेल और दूसरे का हेड को हम जब ज्वाइन करते हैं तो जो क्लोज पॉलीगन मिलता है उसमें जो लास्ट में हम ज्वाइन करते हैं वो हमें रिजल्टेंट देता है और वो भी एक ऑपोजिट ऑर्डर में होता है। उसके बाद आता है इक्विलिब्रियम लॉ। तो इक्विलिब्रियम लॉ कुछ भी नहीं है, उसमें सभी डायरेक्शन का x, y और z डायरेक्शन के फोर्स का समेशन 0 होता है और उसका मूवमेंट x, y और z डायरेक्शन में भी 0 होता है, तो उसे हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। उसके बाद है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। द एक्शन ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस ऑन अ रिजिड बॉडी विल इन नो वे बी चेंज्ड इफ अनदर सिस्टम ऑफ फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देम। यानी कि किसी भी एक सिस्टम दिया होता है उसमें हम इक्विलिब्रियम दूसरी एक कोई भी इक्विलिब्रियम सिस्टम को ऐड करें और उसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो भी उसमें कोई चेंज आता नहीं, उसे बोलते हैं लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। उसके बाद बात करते हैं लामिस थ्योरम, जो कि 3 फोर्सेस के लिए होता है। यानी कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल टू अदर 2 फोर्सेस। यानी कि जो फोर्स होता है उसके सामने वाला एंगल होता है उसका साइन एंगल
उसके प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि हम ऐसे इक्वेशन लिख सकते हैं P बाय साइन थीटा 2, यानी कि P और उसके सामने वाला एंगल का साइन, उसके बाद इज इक्वल टू Q अपॉन साइन थीटा 3, उसके इज इक्वल टू R साइन थीटा 1। इसमें हम इसमें सभी एंगल दिए होते हैं और उसमें और एक फोर्स दिया होता है, उसके द्वारा हम दूसरे दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद का लो है वेरिग्नन्स थियरम ऑफ मोमेंट सम। ये क्या कहता है, सम ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू सम ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस। यानी कि हम जितने भी फोर्सेस उसके मूवमेंट का सम करें वो इक्वल होगा जो भी रिजल्टेंट फोर्स का मूवमेंट है उसके इक्वल होगा। बाद हम बात करते हैं पैरेलल एक्सिस थियरम। तो वो हमें मूवमेंट ऑफ किसी भी लेमिना का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए यूज होता है। यानी कि ये एक्स एक्सिस है तो उसका इनर्शिया ढूंढने के लिए हमें क्या करना होगा कि सेंट्रोइडल एक्सिस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, यानी कि के स्क्वायर। तो हमें किसी भी एक्सिस जो पैरेलल है सेंट्रोइडल के, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, यानी कि ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए यूज होता है। तो हमें जब भी दो एक्सिस एक्स और वाई का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है तो उसके उन दोनों के परपेंडिकुलर जो भी एक्सिस है उसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो ये हमें इक्वेशन यूज करना होगा। उसके बाद बात करते हैं डी एलेम्बर्ट लो। तो ये लो हमें एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए यूज होता है। यानी कि किसी भी बॉडी है उसमें फोर्स लग रहे और वो ए एक्सेलरेशन से जा रही है, तो उसके ऑपोजिट एक वर्चुअल फोर्स लगेगा जो होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यानी कि हम उसके इक्विलिब्रियम इक्वेशन में लिख सकते हैं समेशन ऑफ फोर्सेस माइनस मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, और उसमें हम एक्सेलरेशन फाइंड कर। What is FEM, finite element method? The finite element method FEM is a numerical technique used to perform finite element analysis of any complex shape and structure. FEM works based on the principle divide and rule. It transforms a physical system having infinite unknowns into small finite elements having a finite number of unknowns. So, the finite element method is a widely used method for numerically solving differential equations arising in engineering and mathematical modeling. Thank you for watching. नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल लर्न यूनिक पे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोकल, ग्लोबल और नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, जो कि फाइनाइट एलिमेंट मेथड में सीखना ज़रूरी है, क्योंकि उसके हिसाब से ही आपको पता चलेगा कि आपका प्रॉब्लम ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी एलिमेंट है 1D, 2D या 3D, तो कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में बिलोंग करता है वो कैसे पता चलेगा। तो उसके ऊपर से आप एग्जाम्पल सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को जानते हैं। तो लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम दोस्तों ये होता है कि इट इज़ डिपेंडिंग ऑन इट्स ओरिएंटेशन ऑफ एन एलिमेंट इन स्ट्रक्चर और बॉडी। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि ये स्ट्रक्चर ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो एग्जांपल दिया हुआ है, इधर दो केस दिया हुआ है। पहले केस में आपको दिख रहा है कि एक 1D एलिमेंट है जिसके दो नोड है 1 और 2, और एक एक्स डैश करके एक रेफरेंस लाइन दी हुई है, इसको बोलेंगे लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये क्या होता है दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन पे काम करता है। मतलब सपोज दूसरे केस में देख रहे हो आप कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये 1D एलिमेंट है, इसने इसकी पोजीशन चेंज की तो एक्स डैश की पोजीशन भी चेंज होगी, सेम नहीं रहेगी। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। एक्स डैश इज अ
लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो हमारा एक्स डैश है वो लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है और वो कभी फिक्स नहीं रहता। जब जब ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा स्ट्रक्चर और बॉडी, तब तक वो चेंज होता रहेगा उसके ओरिएंटेशन के हिसाब से। इफ द एलिमेंट चेंज डायरेक्शन देन एक्स डैश ऑल्सो चेंजेस। ये लास्ट लाइन यही बता रही है दोस्तों कि ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो एक्स डैश की पोजीशन भी चेंज होगी। दैट इज वाई इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एंटायर स्ट्रक्चर और बॉडी। ये क्या बता रहा है दोस्तों कि ये यूज करा जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए एंटायर स्ट्रक्चर और बॉडी। मीन्स ऐसे दो केस दिए हुए हमको एग्जाम्पल में। तो आप देख रहे हो कि एक 1D एलिमेंट है जिसके दो नोड है, तो उसको रिप्रेजेंट कहाँ किया है, XY प्लेन में रिप्रेजेंट किया है। तो जो ये हमारे XY कोऑर्डिनेट है ना, वो ग्लोबल कोऑर्डिनेट है कि जो हमारे अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं, वो कभी मूव करते नहीं है और उसके अकॉर्डिंग हम अपना एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसको बोलते हैं ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसा कि पहले केस में दिख रहा है कि हमने एक एलिमेंट लिया है 1 और 2 नोड वाला, तो वो XY में रिप्रेजेंट है, XY फिक्स है और उसको हमने मूव किया जैसे सेकंड केस में दिख रहा है, फिर भी XY कोऑर्डिनेट हिले नहीं है दोस्तों, वो फिक्स ही रहेंगे। तो इसको बोलेंगे ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इट इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करेगा पर ग्लोबल कोऑर्डिनेट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। एक्स एंड वाई इज अ ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है, वो ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक्स वाई इज फिक्स्ड। एक्स और वाई हमारा फिक्स ही रहेगा ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। इफ एलिमेंट चेंज द डायरेक्शन एक्स वाई नॉट चेंज इट्स पोजिशन। एलिमेंट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, इधर से इधर करेगा, लेकिन एक्स एंड वाई अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। इसको बोलेंगे ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सीखते हैं नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। तो नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है दोस्तों? इट इज सिमिलर टू लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इट इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, बट दिस सिस्टम इज डायमेंशनलेस। लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हैव सम डायमेंशन, बट नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम डायमेंशन लेस होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों? इट इज डिनोटेड बाय जाई। ये जो हमारा जाई है उसको बोलेंगे नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो वो भी चेंज होगा, लेकिन ये डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी है। दैट इज वाई द वैल्यू ऑफ जाई रेंज बिटवीन -1 to 1। ये जाई की जो वैल्यू होगी जो -1 से 1 के बीच में ही रहेगी। मैग्नीट्यूड नेवर एक्सीड इट्स यूनिटी, मतलब एक से ज़्यादा उसका मैग्नीट्यूड कभी होगा ही नहीं। नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट मूवमेंट। जैसा कि मैंने बताया कि अगर ये मूवमेंट करेगा एलिमेंट तो उसके साथ लोकल कोऑर्डिनेट और नेचुरल कोऑर्डिनेट दोनों ही मूव करेंगे। मतलब एक्स डैश फिक्स नहीं है, जाई फिक्स नहीं है नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो ये एग्जांपल दिया हुआ है दोस्तों कि जाई की वैल्यू नोड 1 पे -1 है और जाई की वैल्यू नोड 2 पे +1 है। तो यही है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। उसके आगे का कोई भी वैल्यू जाई का नहीं मिलेगा क्योंकि ये यूनिटी तक ही जाएगा। इसको बोलते हैं नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम इन फाइनाइट एलिमेंट मेथड। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको लोकल कोऑर्डिनेट, ग्लोबल कोऑर्डिनेट और नेचुरल कोऑर्डिनेट समझ में आ गया होगा। और अगली वीडियो में मैं आपको शेप फंक्शन के बारे में बताऊंगा। तो बने रहिए इस चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपनी यूट्यूब चैनल लर्न यूनिक पे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेप फंक्शन इन नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर 1D बार एलिमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों शेप फंक्शन यानी आपको पता ही है कि वो एक इंटरपोलेशन फंक्शन है जो दो नोड के ऊपर जो भी लोड डिस्प्लेसमेंट लगता है उसको कैलकुलेट करने में काम आता है। इसको बोलेंगे शेप फंक्शन। तो चलिए अभी हम जानते हैं कि शेप फंक्शन नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम में 1D बार एलिमेंट के लिए कैसे ढूंढते हैं। तो इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एट एनी पॉइंट विथ इन द एलिमेंट। इट इज़ एन इंटरपोलेशन फंक्शन, जैसा मैंने पहले ही बता दिया।
लेट कंसिडर अ लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हमने ये पहली फिगर में जो दिख रहा है कि ये दो नोड है, एक एलिमेंट है जिसके ऊपर लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब एक नोड पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दूसरे नोड पे ऐसा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो अभी लीनियर डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से हमने दो केस लिए, इधर दो नोड है तो हमारे पास दो केस है, केस ए एंड केस बी। तो केस ए में क्या है कि हम नोड 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, केस बी में क्या है नोड 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अभी हमको पता है कि नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी जाई आएगा -1 से 1 के बीच में नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, क्योंकि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है इसलिए जाई को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो केस ए में क्या किया हमने कि हमने केस ए में नोड 1 के लिए इसको रिप्रेजेंट किया लीनियर डिस्प्लेसमेंट को। तो जाई की वैल्यू -1 होगी नोड 1 पे, जाई की वैल्यू +1 होगी नोड 2 पे, और बीच में जाई की वैल्यू 0 रहेगी, और जो भी लीनियर डिस्प्लेसमेंट आया हमने एज्यूम किया कि 1 है। ऐसे ही सिमिलरली बी केस में हमने नोड 2 पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट 1 दिखाया। तो अभी लीनियर शेप फंक्शन यूज्ड फॉर लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इधर लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हमने क्या किया कि लीनियर शेप फंक्शन यूज़ किया। वी कैन फाइंड द लीनियर शेप फंक्शन यूजिंग लाइन इक्वेशन। अभी लीनियर डिस्प्लेसमेंट था इसलिए हमने लीनियर शेप फंक्शन यूज़ किया, और लीनियर शेप फंक्शन फाइंड करने के लिए हमको लाइन का इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमको डिस्प्लेसमेंट कैसे मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ लाइन। दैट इज़ वाई हमने यूज़ किया लाइन का इक्वेशन y = mx + c। तो इस इक्वेशन में अभी हम पहला केस कंसिडर करते हैं कि फिगर ए में जैसा दिखाया है कि एक ट्रायंगल बन रहा है, तो हमको लाइन के इक्वेशन के हिसाब से m फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर ए के लिए हमने फाइंड द स्लोप m फाइंड किया, तो m हमको मिला -1/2 पहली फिगर को देख के, ये हमारा स्लोप मिल गया। अभी स्लोप को हमने इस इक्वेशन में पुट किया तो इक्वेशन क्या बन गया, ये हमारा y है, जो y है ये हमारा y डायरेक्शन वो तो n1 है, तो हमने n1 लिखा, m हमारा -1/2 मिला, x की जगह पे तो जाई है तो जाई लिखा, और कुछ कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी दोस्तों, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अभी हमको पता है कि फिगर ए में क्या एसम्पशन है कि हमारा नोड 1 है, उसकी वैल्यू जाई बराबर -1 है, तभी n1 बराबर 1 हो रहा है। ये दिख रहा है कि जाई बराबर -1 है तब n1 बराबर 1 है, तो मैंने लिखा जाई बराबर -1 तो n1 बराबर 1। तो जाई और n1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 -1/2 -1 + c, तो c की वैल्यू हमको मिली 1/2। तो इक्वेशन में अभी इक्वेशन 2 में c की वैल्यू डालेंगे इधर, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा n1 = 1 - जाई/2। तो ये क्या मिला दोस्तों, लीनियर शेप फंक्शन फॉर नोड 1, ये मिला हमको लीनियर शेप फंक्शन फॉर नोड 1। ऐसे ही सिमिलरली हम नोड 2 के लिए करेंगे। तो नोड 2 के लिए क्या कंसीडर करेंगे दोस्तों, नोड 2 के लिए हम फिगर बी कंसीडर करेंगे दोस्तों, जिसमें क्या है कि हमारा जो नोड 2 है उसकी वैल्यू क्या है, n2 बराबर 1 है नोड 2, जब जाई बराबर +1 है, और जाई बराबर -1 है तब n2 क्या है, जाई बराबर -1 है तब n2 बराबर 0 है। तो सिमिलरली पहले उसके लिए स्लोप ढूंढेंगे, तो स्लोप ढूंढना हमने m = 1/2 मिला फिगर 2 के लिए, और हमने इक्वेशन में वैल्यूज पुट की, तो हमारा y डायरेक्शन में y = n2 है, तो n2 1/2 हमारा m है, और जाई तो जाई है + c, तो इक्वेशन 3 मिला। अभी मैंने क्या बोला कि जाई बराबर जब -1 होगा तब n2 तो 0 है, जाई बराबर +1 के लिए n2 1 है, पर जाई बराबर -1 के लिए n2 0 है, तो n2 = 0। तो वैल्यू जैसे ही वैल्यू पुट की तो हमको c की वैल्यू 1/2 मिली, तो इक्वेशन 3 में वापस से ये वैल्यू डाली c की, तो हमको क्या मिला, n2 = 1 + जाई/2। तो ये क्या मिला, लीनियर शेप फंक्शन फॉर नोड 2। तो ऐसे ही हमने नोड 2 के लिए भी लीनियर शेप फंक्शन फाइंड कर लिया। अभी हमको पता है कि जो हमारा शेप फंक्शन है वो एक इंटरपोलेशन फंक्शन है,
मतलब उसका जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा और जिसमें उसका कोई भी इक्वेशन होगा वो सेम ही रहेगा, खाली नोटेशन चेंज रहेगा। कि सपोज हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो हम डिस्प्लेसमेंट Q1 Q2 से बता देंगे तो हमको मेन डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। इन केस हमको टेम्परेचर फाइंड करना है तो सेम ही फॉर्मूला में खाली नोटेशन U की जगह पे T1 T2 ऐसा बता देंगे तो भी टेम्परेचर फाइंड हो सकता है। इसीलिए इसको बोलेंगे इंटरपोलेशन फंक्शन, जो कि देता है हमको आइसोपैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो ये था दोस्तों शेप फंक्शन इन अ नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर 1D बार एलिमेंट। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन ये आपको याद रखने, इसके ऊपर ही एग्जाम्पल आएंगे। तो वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फाइनाइट एलिमेंट के सारे सीरीज़ में वीडियोस आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपनी यूट्यूब चैनल लर्न यूनिक पे। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस वीडियो में हम ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम और नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच में एक रिलेशन डिराइव करेंगे और जिसके ऊपर से हम नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम का नोटेशन शेप फंक्शन जाई की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है उसका इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमको कंसीडर करना पड़ेगा 1D बार एलिमेंट ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम में और नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो जैसा कि फिगर ए में दिखाया गया है कि कोई पर्टिकुलर एक रेफरेंस पॉइंट, ये हमारी रेफरेंस लाइन है, उधर से हमने एक 1D बार एलिमेंट्स के डिस्टेंस को मेज़र किया है। इसको बोलेंगे ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हमारा नोड 1 का डिस्टेंस रेफरेंस लाइन से x1 है, कोई पॉइंट P है उसका डिस्टेंस रेफरेंस लाइन से x है, और नोड 2 है जिसका डिस्टेंस रेफरेंस लाइन से x2 है। तो ये हमारा हो गया ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऐसे का ऐसा नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम में 1D बार एलिमेंट को हमने नोड 1 से डिस्टेंस दिया हुआ है। तो नोड 1 से पॉइंट P का डिस्टेंस हो गया xi+1। हमको पता है दोस्तों कि नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम में नोड 1 पे xi की वैल्यू -1 होती है और नोड 2 पे xi की वैल्यू +1 होती है, और जो मिडल लेवल है उस पे xi की वैल्यू 0 रहेगी। तो पर्टिकुलर नोड 1 से अगर हम सब डिस्टेंस को रेफरेंस लेते हैं तो पॉइंट P तक ये हो जाता है xi+1। पूरा 1D बार एलिमेंट का लेंथ हमारा 2 है और ये हमारा हो गया xi। तो इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, फिगर ए और फिगर बी हो जाने के बाद हमको इसके ऊपर रिलेशनशिप बताना है। तो रिलेशनशिप कैसे बताएंगे दोस्तों, तो इस इक्वेशन से बताएंगे दोस्तों। ये इक्वेशन क्या बोलता है कि लेंथ ऑफ एलिमेंट इन नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेंथ ऑफ एलिमेंट इन नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम अपॉन लेंथ ऑफ एलिमेंट इन ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेंथ ऑफ एलिमेंट इन अ ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये वाला इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम नोड 1 इन अ नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम नोड 1 से पॉइंट P का जो डिस्टेंस होगा वो, और डिस्टेंस पॉइंट P फ्रॉम नोड 1 इन अ ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस पॉइंट का नोड 1 से जो डिस्टेंस होगा वो। तो हमने मेज़र किया तो हमको मिला ये हो गया 2 इंटू लेंथ, हमारा नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 था, ये हो जाएगा x2 माइनस x1, ये हो जाएगा xi+1 x माइनस x1। तो ये हमको मिला सिंपली। जैसे हमको ये मिलता है उसको हम सिंप्लीफाई करके xi को ऐसे बना देते हैं। तो xi इज इक्वल टू 2x माइनस x1 x2 माइनस x1 -1। ये हमारा इक्वेशन 1 मिला। ये है नेचुरल और इंटरिंसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि डिराइव करने काम आता है शेप फंक्शन नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और ये हमको ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम और नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच की रिलेशनशिप बताता है। तो अभी हमको कैसे पता कि ये सही है, तो उसको वैलिडेट करने के लिए हमने 2 केस लिए हैं। पहले केस में क्या लिया है कि हमने इक्वेशन 1 में बताया कि x इज इक्वल टू हमारा x1 है, जो हमारा ये पॉइंट P है जिसका रेफरेंस लाइन से डिस्टेंस x है, वो हम समझते हैं कि वो x इज इक्वल टू x1 है। मतलब हमारा जो पॉइंट P है
वो नोड 1 पे है, ऐसा हमने समझ लिया। जैसे ही ऐसा हमने समझ लिया तो x की जगह पे इस इक्वेशन में हमने x1 डाल दिया, तो हमको xi की वैल्यू क्या मिली, -1 मिली। तो अभी हम समझ सकते हैं दोस्तों कि ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने x = x1 रखा, तो नोड 1 पे हमको xi की वैल्यू नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम में -1 मिली। तो ये इक्वेशन 1 को फुलफिल कर रही है पहली कंडीशन। फिर भी हमने नोड 2 के लिए वैसे का वैसा सेम देखा कि नोड 2 के लिए भी वैलिडेट होता है कि नहीं। तो हमने क्या किया कि नोड 2 के लिए x = x2 ले लिया। x = x2 मतलब ये पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस रेफरेंस लाइन से x है। तो हमने क्या माना कि जो हमारा पॉइंट P है वो नोड 2 पे ही है और पूरा डिस्टेंस x2 है। तो x = x2 हमने इक्वेशन 1 में डाला, तो हमने x2 की वैल्यू डाल दी, तो हमको क्या मिला, xi = +1। मतलब दोस्तों ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम में नोड 2 को हमने पॉइंट P एज्यूम किया, तो नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम में नोड 2 की वैल्यू हमको +1 मिली। तो ये भी इक्वेशन 1 को वैलिडेट करता है। तो इस हिसाब से दोस्तों ये इक्वेशंस दोनों कंडीशन को फुलफिल करके वैलिड इक्वेशन है नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम का, जो शेप फंक्शन ढूंढने में हेल्प करेगा, xi की वैल्यू ढूंढने में हेल्प करेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि ये इक्वेशन कैसे डिराइव हुआ और ये क्यों काम में लिया जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं ये पूरा फाइनाइट एलिमेंट मेथड का सीरीज़ लाता रहूँगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में x, y और z डायरेक्शन होती है, वैसे ही सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में r, z और थीटा डायरेक्शन होती है। हम पहले सिलेंडर का एक स्मॉल स्ट्रिप लेते हैं जिसकी हाइट है dr, उसका एंगल है d थीटा और उसकी लेंथ है dz। जब हम स्मॉल स्ट्रिप लेते तो वो एक रेक्टेंगल की जैसे बिहेव करता है। जैसे हम इसकी विड्थ को आर डी थीटा, इसकी थिकनेस को dz और इसकी हाइट को dr लिख सकते हैं। अब हम एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लगाते हैं, जो कि क्या है, रेट ऑफ हीट स्टोर विद इन द सॉलिड इज इक्वल टू रेट ऑफ हीट इनफ्लक्स माइनस रेट ऑफ हीट आउटफ्लक्स प्लस रेट ऑफ हीट जनरेशन। तो रेट ऑफ हीट स्टोर विद इन द सॉलिड यानी कि सॉलिड कितनी हीट स्टोर कर सकता है वो बताता है, जो होता है mc डेल्टा टी बाय डेल्टा स्मॉल टी। ये डेल्टा स्मॉल टी टाइम बताता है। और m यानी मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। तो रो इंटू वी इंटू सी डेल टी बाय डेल स्मॉल टी। और वॉल्यूम के जगह हम क्या लग सकते हैं, आर डी थीटा इंटू डी आर इंटू डी जे। तो हमें वॉल्यूम की जगह लगी है आर डी थीटा इंटू डी जे। ठीक है, ये हमें रेट ऑफ हीट स्टोर विद इन द सॉलिड मिल गया। अब रेट ऑफ हीट जनरेशन की बात करते हैं। रेट ऑफ हीट जनरेशन क्या है कि जो एलिमेंट खुद पैदा करता है, खुद अपने आप हीट जनरेट करता है, उसका क्या होता है, क्यूजी इंटू वॉल्यूम। और क्यूजी क्या है, हीट जनरेशन पर वॉल्यूम, यानी कि क्यूजी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम तो हमें मालूम है, आर डी थीटा इंटू डी जेड इंटू डी आर, तो हमने लिख लिया। तो हमें हीट जनरेशन का इक्वेशन में है क्यूजी डी आर डी थीटा इंटू डी जेड। अब रेट ऑफ हीट इनफ्लक्स क्या है कि कितनी हीट एलिमेंट में गई, और रेट ऑफ हीट आउटफ्लक्स क्या है, कितनी हीट बाहर निकली। तो यहाँ पे आर डायरेक्शन में डी क्यू आर हीट इन गई और डी क्यू आर प्लस डी आर जितनी हीट बाहर निकली। वैसे ही जेड डायरेक्शन में डी क्यू जेड हीट इन गई और डी क्यू जेड प्लस डी जेड हीट बाहर निकली। वैसे ही थीटा डायरेक्शन में डी क्यू थीटा हीट इन हुई और डी क्यू थीटा प्लस डी थीटा बाहर निकली। यानी कि हमें अल्टीमेटली फाइंड क्या करना है कि नेट हीट स्टोर विद इन द
एलिमेंट ड्यू टू कंडक्शन इन ईच डायरेक्शन। ये सभी तीनों डायरेक्शन में हमें नेट हीट फाइंड करना है। तो हम वो कैसे फाइंड करते, आइए देखते हैं। चलो दोस्तों, अब फाइंड करते हैं कि नेट हीट कितनी स्टोर हुई है ड्यू टू कंडक्शन। तो पहले रेट ऑफ हीट इन फाइंड करते, फिर रेट ऑफ हीट आउट फाइंड करते। तो पहले तीनों डायरेक्शन में हमें रेट हीट इन फाइंड करनी, तो कितनी है, पहले आर डायरेक्शन में फाइंड कर डी क्यू आर इंटू माइनस के ए डेल टी बाय डेल आर। अब ए कौन सा, एरिया कौन सा लेना है, जो भी डायरेक्शन में हम हीट इन करते हैं उसके परपेंडिकुलर एरिया लेना है। यानी कि डेल क्यू आर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका परपेंडिकुलर एरिया ये होगा, यानी कि डी जेड इंटू आर डीटा। तो हमने आर ए के बदले लिख दिया आर इंटू डी थीटा इंटू डी जेड। ओके, वैसे ही जेड डायरेक्शन डी क्यू जेड माइनस के ए डेल टी बाय डेल जेड। यानी कि हमें फिर से ए उसके परपेंडिकुलर एरिया लिखना है। तो जेड डायरेक्शन ये, उसका परपेंडिकुलर एरिया कौन सा होगा, ये होगा। तो डी आर इंटू आर डीटा। तो लिख दिया हमने आर इंटू डी थीटा इंटू डी आर। ओके, तो फिर फाइंड करते हैं थीटा डायरेक्शन में। थीटा डायरेक्शन में जैसे आगे फाइंड किया वैसे डी क्यू थीटा इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी इंटू, अब इसका करने आर डी थीटा लिखना पड़ेगा, आर डी थीटा। ओके, एरिया उसके परपेंडिकुलर लिखना है। तो आर डी थीटा का परपेंडिकुलर सर ये होगा, है ना, डी जेड इंटू डी आर, डी जेड इंटू डी आर। अब हम फाइंड करते हैं रेट ऑफ हीट आउट। ओके, तो कितनी हीट बाहर निकलती है। तो पहले तो कितनी हीट बाहर निकलेगी, डी क्यू आर प्लस डी आर, यानी कि ये तो निकलेगी, लेकिन इस एलिमेंट से बाहर निकलेगी वो भी ऐड होगी। यानी कि डी क्यू आर प्लस डेल बाय डेल आर प्लस रेट ऑफ हीट आउट अब फाइंड करते हैं। तो ये रेट ऑफ आउट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इतनी तो निकलेगी, यानी कि डी क्यू आर तो आएगी प्लस इस एलिमेंट में जितनी हीट बाहर निकलेगी वो, तो डी क्यू आर प्लस डी आर क्या होगा, डी क्यू आर जितनी हीट आई प्लस एक्स्ट्रा जो एलिमेंट से ऐड हुई, तो डेल बाय डेल आर डी क्यू आर इंटू डी आर। तो हम डी क्यू आर की जगह पे ये लिख सकते हैं। तो हमने लिखा माइनस के आर डी थीटा इंटू डी जेड इंटू डेल टी बाय डेल आर इंटू डी आर। ओके, वैसे ही जेड डायरेक्शन में डी क्यू जेड प्लस डी जेड, जितनी हीट इन हुई प्लस एक्स्ट्रा जो एलिमेंट में हीट है वो, तो डी क्यू जेड प्लस डेल बाय डेल जेड डी क्यू जेड प्लस डी जेड। तो डी क्यू जेड की जगह हमने ये लिख दिया माइनस के आर डी थीटा इंटू डी आर डेल टी डेल जेड। ओके, उसके बाद थीटा डायरेक्शन में वैसे ही डी क्यू थीटा प्लस डी थीटा इज इक्वल टू डी क्यू थीटा, जितनी हेड हुई एक्स्ट्रा एलिमेंट में जो है वो डेल्टा आर डेल थीटा डी क्यू थीटा इंटू डी आर डी थीटा, डी आर डी थीटा इंटू डी क्यू थीटा आर डी थीटा। ओके, अब जो डी क्यू थीटा है उसके बदले हम ये इक्वेशन रख सकते हैं। तो हमने उसको यहाँ रख दिया माइनस के डी आर डी जेड। ओके, डेल टी अपॉन आर डी थीटा। अब फाइंड कर रहे नेट हीट स्टोर विथ इन एलिमेंट, जो कि क्या होता है, हीट इन माइनस हीट आउट, यानी कि आर डायरेक्शन में डी क्यू आर माइनस डी क्यू आर प्लस डी आर। तो आगे जो भी इन और आउट का इक्वेशन फाइंड किया है उसे हम रखते हैं। तो डी क्यू आर माइनस हीट आउट का क्या होगा, माइनस डी क्यू आर माइनस टोटल डी क्यू आर प्लस डेल बाय डेल आर माइनस के आर इंटू डी थीटा इंटू डी जेड डेल टी बाय डेल आर इंटू डी आर। तो डी क्यू आर और ये डी क्यू आर तो निकल जाएंगे और माइनस के का प्लस हो जाएगा क्योंकि आगे माइनस आएगा। ओके, तो हमने रखा, यानी कि इतना बचेगा। अब यहाँ पे एक दिक्कत है कि यहाँ पे डेल्टा आर है
और यहाँ पे आर है, यानी कि हमें ये पार्शियल डेरिवेशन करना होगा। यहाँ पे पार्शियल डेरिवेशन क्या होगा, इसे u मान लेते हैं, इसे v मान लेते हैं। तो पहला पार्शियल डिफरेंशियल क्या होगा, ये सब तो ऐसे ही रहेंगे टर्म, लेकिन इसका और इसका पार्शियल डेरिवेशन होगा। तो पहले u का करते हैं, फिर v का, इसे u मानते हैं। तो क्या होगा, इसका करेंगे तो पहले डेल स्क्वायर टी बाई डेल आर, ये सब तो ऐसे ही रहेंगे टर्म, और फिर प्लस इसका क्या होगा, इसका 1 हो जाएगा पार्शियल डेरिवेशन, यानी कि डेल स्क्वायर टी डेल, यानी कि इसका तो 1 हो जाएगा, यानी कि कौन सा बचेगा, डेल टी बाई डेल आर। वैसे देखिए यहाँ पे के इंटू पहले इसका हमने पार्शियल डेरिवेशन किया, तो के आर डी थीटा डेल जेड इंटू डी आर इंटू डेल स्क्वायर टी माइनस डेल आर स्क्वायर, ओके। प्लस अब इसका डेरिवेशन किया, यानी कि इसका तो 1 होगा, तो के डी थीटा डी जेड डी आर इंटू डेल टी बाई डेल आर, ओके। फिर इन जेड डायरेक्शन में वैसे ही जैसे आर डायरेक्शन में किया, इतना टर्म बचेगा, तो लिख देते हैं के आर डी थीटा डी आर डी जेड डेल स्क्वायर टी, उसके इसका पार्शियल डेल स्क्वायर टी बाई डेल जेड स्क्वायर, ओके। वैसे ही थीटा डायरेक्शन में भी इतना ही टर्म बचेगा। तो क्या होगा, के इंटू आर इंटू डी थीटा इंटू डी जेड इंटू डी आर इंटू ये आर 1/r स्क्वायर डेल स्क्वायर टी बाय डेल थीटा स्क्वायर, ओके। ये इक्वेशन अगले ये जो एनर्जी बैलेंस का इक्वेशन था उसमें रखेंगे। तो उसमें रखने से पहले हम इसमें कॉमन टर्म कौन से वो फाइंड कर देते हैं। तो के आर डी थीटा बाई डी जेड, ये इधर क्या है, के डी थीटा डी जेड डी आर, लेकिन यहाँ आर नहीं है, तो हम आर से मल्टीप्लाई करेंगे और आर से डिवाइड करेंगे, तो हमें ये कॉमन टर्म मिल जाएगा। अब यहाँ पे के आर डी थीटा डी आर जेड, यहाँ पे भी कॉमन टर्म मिल गए, यहाँ पे के आर डी थीटा डी जेड, यानी कि यूनिक टर्म कौन सी है इसमें, ये यहाँ पे 1/r और डी थीटा बाई डी टी बाई डी आर डी स्क्वायर टी डी जेड स्क्वायर, यहाँ पे 1/r स्क्वायर डेल स्क्वायर टी बाय डेल थीटा स्क्वायर, ओके। तो हम इस इक्वेशन को अब एनर्जी बैलेंस इक्वेशन में रखते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमने नेट हीट स्टोर विथ इन एलिमेंट का इक्वेशन फाइंड कर दिया इन एवरी डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम फिर से रेट ऑफ हीट स्टोर विथ इन द सॉलिड, उसका इक्वेशन ये रहा, इज इक्वल टू, अब ये भी मिल गया, और हीट जनरेशन का इक्वेशन, तो वो सभी इक्वेशन हम यहाँ रखते हैं। तो क्या होगा, डी रो इंटू डी आर डी थीटा इंटू डी जेड सी डेल टी बाय डेल स्मॉल टी इज इक्वल टू के इंटू आर, जो कॉमन टर्म हमने फाइंड की थी वो बाहर निकाल दी, के आर डी थीटा डी जेड इंटू डी आर, और जो यूनिक टर्म थी हमने सभी में, तो डेल स्क्वायर टी ई अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस 1/r डेल टी बाई डेल आर प्लस डेल स्क्वायर टी बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर डेल स्क्वायर टी बाई डेल थीटा स्क्वायर प्लस हीट जनरेशन क्यूजी इंटू डी आर डी थीटा इंटू डी जेड। अब इसमें जो भी यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन है वो निकल जाएगा, मैं डी आर निकल जाएगा, यहाँ पे डी आर निकल जाएगा, यहाँ पे भी डी आर निकल जाएगा, आर निकल जाएगा, आर निकल जाएगा, यहाँ पे भी आर निकल जाएगा, डी थीटा निकल जाएगा, डी थीटा निकल जाएगा, डी जेड निकल जाएगा, डी जेड निकल जाएगा, डी जेड निकल जाएगा। अब के को निकालने के लिए यहाँ पे हमें के से डिवाइड करना होगा। अब इस पूरे इक्वेशन को हम के से डिवाइड करते हैं, यानी कि हीट के से डिवाइड करते हैं। के यहाँ पे के चला जाएगा, यहाँ पे के, यानी कि रो सी बाय के डेल टी। अब क्या क्या बचता है, तो रो सी बाय के
del t by del small t is equal to del square t by del r square plus 1 upon r del t by del r plus del square t by del z square plus 1 upon r square del square t by del theta square plus q c by k। तो दोस्तों ये है हमारा जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। थैंक यू दोस्तों। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपनी यूट्यूब चैनल GTU लर्निंग पे। आज हम बात करेंगे कि मैकेनिकल सिस्टम को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल GTU पेपर में कई बार पूछे जाते हैं, कंट्रोल इंजीनियरिंग के पेपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि नोड क्या होता है। तो नोड बेसिकली एक पॉइंट होता है जिसमें से 3 लाइन निकलती है, तो उसको बोलते हैं नोड। तो ऐसी फिगर कुछ आपको एग्जाम्पल में दी होगी, उससे आपको ये वाला मैकेनिकल सिस्टम ड्रॉ करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस फिगर को देखेंगे। इस फिगर के मुताबिक हमको दिख रहा है कि जो एक रेफरेंस लाइन है उससे हमारा स्प्रिंग, डैम्पर और मास टंगे हुए हैं और कुछ एक्स डिस्प्लेसमेंट मास एक्स डिस्प्लेसमेंट पे टंगा हुआ है। तो पहले एक्स डिस्प्लेसमेंट हमारा नोड होगा, क्योंकि वो देखिए मास भी टंगा हुआ है, डैम्पर भी टंगा हुआ है और स्प्रिंग भी टंगा हुआ है। तो ये एक्स हमारा नोड होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, बाद में कोई पर्टिकुलर नोड ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने एक्स ड्रॉ कर लिया। तो आपको पता है कि रेफरेंस और एक्स डिस्प्लेसमेंट जो हमारा नोड है उसके बीच में मास टंगा हुआ है। तो हम ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे कि एक्स और रेफरेंस के बीच में हमारा मास है, तो हमने ड्रॉ कर दिया सिंपली। बाद में हम क्या करेंगे, स्प्रिंग देखेंगे। तो स्प्रिंग भी वैसे ही रेफरेंस और एक्स के बीच में लटकी हुई है, तो हम ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए एक्स से रेफरेंस लाइन तक हमने ड्रॉ कर ली। बाद में डैम्पर हमारा रेफरेंस और एक्स के बीच में ही टंगा हुआ है, तो ये भी हमने ड्रॉ कर लिया। तो सिंपली ये 3 ड्रॉ कर लिए। और अब आती है बारी फोर्स की। तो याद रखिएगा दोस्तों कि हमेशा फोर्स इस साइड में ही आपको दिखाना है, इस साइड में कभी नहीं दिखाना। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं फोर्स हमारा रेफरेंस लाइन से नीचे की तरफ डायरेक्शन दिखा रहा है। तो इधर हमारी रेफरेंस लाइन नीचे है, तो फोर्स हमारा ऊपर की साइड दिखाएगा। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो रेफरेंस लाइन से हमको फोर्स को ऊपर की डायरेक्शन में दिखाना है और उसको हमारे नोड एक्स के साथ जोड़ देना है। तो बेसिकली ये हमारा हो गया मैकेनिकल सिस्टम इस वाले एग्जाम्पल के लिए। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। दोस्तों अब हम बात करेंगे जो एग्ज़ाम में हमें हैवी फिगर दिखाई जाती है इसके बारे में, जिसमें 2 मास होते हैं, 3-4 स्प्रिंग होती है, 2-3 डैम्पर होते हैं और नोड की संख्या ज़्यादा होती है 1 से। तो देखिए ये वाली फिगर में हमारे पास 3 नोड है, 2 मासिस है, 3 स्प्रिंग्स है और 2 डैम्पर है। तो इसको हम कैसे मैकेनिकल सिस्टम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमारा रेफरेंस लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। बाद में देखेंगे कि कितने नोड है हमारे पास। तो 3 नोड है। तो सबसे पहले दोस्तों ये याद रखिएगा कि हमारे 3 नोड दिए हुए हैं। तो सबसे पहला नोड है वो इस साइड से शुरू होके हमें एंड इस साइड तक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लिए कि मास m1 और m2 रेफरेंस लाइन और नोड x1 और x2 के साथ लटके हुए टंगे हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x1 नोड को दिखाएंगे। तो x1 नोड हमने इधर ड्रॉ कर दिया। ये x1 नोड हो गया, ये x1 और ये हमारी रेफरेंस लाइन। तो x1 नोड और रेफरेंस लाइन के बीच में क्या क्या है, तो मास m2 है पहले, तो बाद में डैम्पर है और स्प्रिंग है। तो हमको तीनों को बारी बारी जैसे इसमें दिखाया ऐसे ही इसमें दिखाना है। तो सबसे पहले x1 नोड और रेफरेंस लाइन के बीच में हमारा मास आ गया। तो ये हमने मास m2 को रख दिया। बाद में क्या करेंगे देखेंगे, डैम्पर रेफरेंस और x1 के बीच में टंगा हुआ है, तो उसको भी दिखा देंगे। तो कैसे दिखाएंगे कि ये हमारा x1 नोड है वो एक
तरह का रेफरेंस डिस्प्लेसमेंट रेफरेंस है, तो उसको लंबा करेंगे एक्सपांड, बाद में इधर से रेफरेंस लाइन के साथ एक डैम्पर जोड़ देंगे। ये कुछ इस तरह से होगा, वही हमने डैम्पर जोड़ दिया, ये वाला इधर से इधर को लगा हुआ है, तो उसको B2 बोलेंगे। बाद में हमारी स्प्रिंग वो भी X1 और रेफरेंस लाइन के बीच में जुड़ी हुई है, तो क्या करेंगे, बीच में से कोई पॉइंट निकालेंगे नोड, और उसमें हमारी स्प्रिंग है उसको टंगा देंगे, उसको क्या बोलते हैं, K3। तो ये तो हो गया हमारा X1 नोड के लिए। अब जाते हैं X2 नोड। तो रेफरेंस लाइन और X2 नोड के बीच में हमारा मास M1 जुड़ा हुआ है, तो ये हमने पर्टिकुलर इधर पॉइंट ले लिया जिसको हम बोलेंगे X2, और वो हमारा रेफरेंस लाइन के साथ M1 मास जुड़ा हुआ है, तो ये भी हमने ड्रॉ कर लिया। बाद में देखेंगे इस फिगर में कि जो M1 तो जुड़ गया, लेकिन ये हमारा देखिए X1 नोड और X2 नोड के बीच में डैम्पर और वन स्प्रिंग जुड़ा हुआ है, तो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, तो उसको सिंपली पैरेलल ड्रॉ करेंगे। ये X1 नोड है, X2 नोड है, तो X1 नोड और X2 नोड के बीच में एक डैम्पर है, तो डैम्पर को कैसे ड्रॉ करेंगे, सिंपली इस तरह से एक डैम्पर को ड्रॉ कर लेंगे जिसका नाम हमारा B1 है, और उसके पैरेलल जो हमारी K2 स्प्रिंग है उसको ड्रॉ कर लेंगे। कैसे किया हमने कि जो X1 हमारा नोड है और X2 नोड है, दोनों के बीच में ये है लटके हुए, तो B1 डैम्पर और K हमने ड्रॉ कर लिया, K2 को सॉरी। और बाद में हम आगे बढ़ेंगे X3 नोड की ओर। तो X3 नोड क्या है हमारा, तो उसके साथ X2 नोड और X3 नोड के बीच में एक स्प्रिंग जुड़ी हुई है, तो मान लीजिए ये हमारा X3 नोड है, तो उसके बीच में हमारी स्प्रिंग K1 है, तो सिंपली बता दिया हमने कि ये K1 है। अब लास्ट में आता है फोर्स, तो फोर्स कैसे जुड़ा है, तो फोर्स रेफरेंस और X3 के बीच में जुड़ा हुआ है, X3 के बीच में, तो X3 और रेफरेंस से एक लाइन निकाल लीजिए और बाद में एक सर्कल ड्रॉ कर दी। अब मेन पॉइंट आता है कि उसकी डायरेक्शन, तो आप देख सकते हैं कि रेफरेंस से वो डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो रेफरेंस से वो डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ये हमारा हो गया फोर्स। तो दोस्तों इसी तरह से हम कोई भी मैकेनिकल सिस्टम के एग्जाम्पल में ड्रॉ करने को पूछा जाए तो हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। और आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में समझ आ गया होगा कि कैसे मैकेनिकल सिस्टम को ड्रॉ किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको ऐसी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तो धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, हमने एक क्यूब लिया हुआ है जिसमें यहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है और यहाँ पे बाहर हीट निकल रही है, तो हम इसका हीट कंडक्शन का इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो सिंपल आपको स्टेप फॉलो करना होगा। तो पहले स्टेप 1 में क्या करेंगे, हम टर्म्स को डिफाइन करेंगे। जैसे कि T है हमारा, तो T क्या है, वो है टेम्परेचर। dt बाई डी एक्स क्या है, रेट चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस dx, और y डायरेक्शन में हो तो dy लिख सकते हो और dz लिख सकते हैं। और बाद में ये क्या है, डेल टी बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, तो ये क्या है, रेट चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस एंड रेट चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है डिस्टेंस के हिसाब से। T प्लस डेल टी बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स क्या है, तो हमने जो हीट सप्लाई की और हीट हमको बाहर जो इधर से निकली वो मिली, वो ये है। बाद में K क्या है, K है थर्मल कंडक्टिविटी, जो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। अगर x डायरेक्शन में हो तो हम kx लिख सकते हैं, y डायरेक्शन में तो ky और kz लिख सकते हैं। q क्या है, q है हीट फ्लो,
क्यू हीट फ्लो दर्शाता है। अब क्यू डैश क्या है? क्यू डैश है हीट फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यू इंटू डी टॉ। तो डी टॉ क्या बता रहा है? रिस्पेक्टेड टू टाइम बता रहा है। अब नाउ क्यू जी क्या है? क्यू जी है हीट, टोटल हीट जनरेशन, कितनी हीट जनरेट हो रही है वो दर्शाता है। तो ये हमने पहले स्टेप में टर्म्स डिफाइन कर दिए है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 की ओर। स्टेप 2 में क्या करना है? स्टेप 2 में हमको एनर्जी बैलेंस इक्वेशन को डिफाइन करना है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? हम सिंपली याद रखेंगे कि ए प्लस बी इज इक्वल टू सी होता है। तो ये 3 टर्म आए हैं ए बी सी, जिसको हमको डिफाइन करना होगा। जैसे कि ए में हमारा क्या है? ये डिफाइन कर रहा है नेट हीट स्टोर इन द एलिमेंट ड्यू टू कंडक्शन। कंडक्शन के द्वारा जो हीट स्टोर हो रही है एलिमेंट में, वो इधर हमको फाइंड करनी है। बी क्या दर्शा रहा है? बी कह रहा है कि हीट जनरेटेड इन द एलिमेंट, जो हीट जनरेट हो रही है क्यू जी ये वाली, वो एक एलिमेंट में हो रही है, वो दर्शाता है। और सी क्या है? एनर्जी स्टोर्ड इन द एलिमेंट, जो टोटल एनर्जी स्टोर हो रही है एनर्जी, उसको दर्शाता है। तो हमको ये फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो ये फाइंड करने के लिए हमको फूरियर्स लॉ ऑफ थर्मल कंडक्शन का यूज करना पड़ेगा। वो क्या है? Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स है। जैसे इसका यूज करके हम नेट हीट स्टोर इन द एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। बाद में बी फाइंड करना है, तो बी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? हम क्यू जी फाइंड करेंगे। क्यू जी क्या है? हीट जनरेशन है। और बाद में दोनों का समेशन करेंगे तो हमको सी मिलेगा, एनर्जी स्टोर्ड इन द एलिमेंट। लेकिन एनर्जी स्टोर इन द एलिमेंट कैसे ढूंढेंगे हम? थर्मल इक्वेशन को यूज करके, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो चलिए हम पहले ए फाइंड कर लेते हैं। तो अब हम ए फाइंड करेंगे फूरियर्स लॉ के यूज से। तो चलिए स्टार्ट कर दे। तो सबसे पहले ये Q डैश एक्स है जो हमने हीट इनपुट किया है इधर से, ये जो हीट इनपुट किया है वो Q डैश एक्स है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो हमने फूरियर लॉ का यूज किया, तो माइनस के एक्स डायरेक्शन में, इसलिए के एक्स। अब एरिया क्या होगा? एरिया हम जानते हैं कि अगर हीट फ्लो किसी डायरेक्शन में हो रहा है तो उसके अपोजिट जो डी वाई और डी जेड है वो उसका एरिया बनता है। तो हमने सिंपली डी वाई डी जेड लिख दिया। और डी टी बाई डी एक्स क्या होगा? तो डी टी बाई डी एक्स वो है कि जो चेंज हो रहा है टेम्परेचर में विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस थ्रू द टाइम डी टाउ। तो हमने सिंपली लिख दिया डेल टी बाय डेल एक्स इंटू डी टाउ। तो ये होगी इनपुट हीट जो इधर से हमने इनपुट की है। अब हमको फाइंड करना होगा कि आउटपुट हीट कितनी है। तो हमको पता है कि क्यू एक्स प्लस डी एक्स जितनी है। तो सिंपली हमको ये फाइंड करना होगा। तो क्यू डैश एक्स प्लस डी एक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमने जितनी हीट इनपुट की है उतनी हीट तो इधर से बाहर नहीं आएगी, लेकिन कुछ चेंज होके आएगी। तो चेंज क्या होगा? तो देखिए, जो पहले हमने क्यू डैश एक्स हीट इनपुट की है वो लिखनी, बाद में जो इसमें चेंज हो रहा है वो भी हमको ऐड करना होगा। तो प्लस डेल बाय डेल एक्स इंटू क्यू डैश एक्स इंटू डी एक्स। तो इतनी हीट हमारी आउटपुट में आएगी। तो ये हमारी आउटपुट हीट है। लेकिन जब हम हीट इनपुट करते हैं और आउटपुट आता है तो बीच में जो एनर्जी हीट स्टोर हो रही है वो क्या है? तो वो ये है डी डेल एक्स डी क्यू डैश एक्स इज इक्वल टू जो हमारी हीट इनपुट है माइनस हीट आउटपुट है, इनपुट माइनस आउटपुट। तो इसमें क्यू डैश एक्स हमारी इनपुट है, लेकिन क्यू डैश एक्स प्लस डी एक्स आउटपुट की जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो हमने ये सिंपली लिख दिया। अब ये लिखने के बाद क्यू डैश एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे? माइनस डेल बाय डेल एक्स क्यू डैश एक्स इंटू डी एक्स, जो कि हमारा ए आएगा। अब हमारा ए आ गया। तो ये ए आ गया तो इस इक्वेशन में हम क्यू डैश एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, जो हमारा इनपुट था उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो सिंपली वैल्यू पुट की तो जो एनर्जी स्टोर मिली तो क्या मिली? डी क्यू डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल बाय डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स डी वाई डी जेड डी टॉ बाय डी एक्स इंटू डी टॉ इंटू डी एक्स।
इतनी हमको हीट मिली। लेकिन इसको अच्छी तरह से लिखने के बाद ऐसा मिलेगा हमको, डी क्यू डैश एक्स इज इक्वल टू डेल बाय डेल एक्स के एक्स डेल टी बाय डेल एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड इंटू डी टो। तो ये क्या है, नेट हीट स्टोर इन एक्स डायरेक्शन। जो हमारी एक्स डायरेक्शन है उसमें जो नेट हीट स्टोर हो रही है वो ये दिखा रही है। अब ऐसे ही इन स्टेप को फॉलो करते हुए हम वाई डायरेक्शन में जो हीट स्टोर हो रही है वो देख सकते हैं, और जो जेड डायरेक्शन में हो रही है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपली मैंने फाइंड किया है। तो कैसे लिखेंगे हम, डी क्यू डैश वाई इज इक्वल टू डेल बाय डेल वाई के वाई डेल टी बाय डेल वाई डी एक्स डी वाई डी जेड इंटू डी टॉप। ये क्या है, नेट हीट स्टोर इन वाई डायरेक्शन है। अब सिंपली ऐसे ही डी क्यू डैश जेड क्या है, तो डेल बाय डेल जेड के जेड डेल टी बाय डेल जेड डी एक्स डी वाई डी जेड इंटू डी टॉप, नेट हीट स्टोर इन जेड डायरेक्शन। तो सिंपली हमने एक ए में सब कुछ फाइंड कर लिया है एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। अब इनको समेशन करेंगे इनका हम। तो समेशन में क्या आएगा कि जो कॉमन होगा वो बाहर निकाल लेंगे और जो बचेगा उनको समेशन कर देंगे। तो सिंपली ए इज इक्वल टू डेल बाय डेल एक्स के एक्स डेल टी बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई के वाई डेल टी बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड के जेड डेल टी बाय डेल जेड डी एक्स डी वाई डी जेड डी टो। ये हमारा आंसर 1 है, जो हमारा ए होगा। जो हमारा इक्वेशन है एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, उसमें जो ए था वो हमारा ये है। चलिए अब फाइंड करते हैं बी को। अब जैसा कि हम जानते हैं कि बी हमारा क्या था, जो हमारा एनर्जी बैलेंस इक्वेशन है उसमें बी हमारा क्या था, हीट जनरेटेड इन एलिमेंट। तो हीट जनरेशन जो क्यूजी था हमारा, क्यूजी वो हमको फाइंड करना होगा। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो हीट जनरेट इन द एलिमेंट, तो क्यूजी हम कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली क्यू डैश जी इज इक्वल क्यूजी। क्यूजी क्या है, हीट जनरेशन। जो इसमें हीट जनरेट हो रहा है वो हमारा क्यूजी है। लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, ये हीट जनरेटेड पर वॉल्यूम, हीट जनरेटेड इन वॉल्यूम, सम वॉल्यूम पर हीट जनरेट हो रहा है। तो हमारा वॉल्यूम क्या है, क्यूब है, तो डी एक्स डी वाई डी जेड ये हमारा वॉल्यूम होगा। तो डी एक्स डी वाई डी जेड, और ये टाइम के साथ हीट जनरेशन को बदलता रहेगा, तो हम डी टो लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर 2 है, जो हमारा एनर्जी बैलेंस इक्वेशन का बी हमको मिल गया है। तो चलिए अब सी फाइंड कर लेते हैं। तो सी क्या है हमारा, एनर्जी स्टोर इन द एलिमेंट। एनर्जी स्टोर जो हो रही है एलिमेंट में वो हमको फाइंड करना होगा। तो किसकी मदद से करेंगे हम, ये हम करेंगे थर्मल इक्वेशन की मदद से, जो क्या है Q बराबर mc डेल्टा टी। तो इसमें हमको m देखना पड़ेगा, डेल्टा टी देखना पड़ेगा, c तो हमको पता है स्पेसिफिक हीट है। तो चलिए आगे देखते हैं m क्या है हमारा। तो आप जैसे कि जानते हैं रो इज इक्वल टू एम वी, तो m अपन v इज इक्वल टू रो कह सकते हैं हम, तो m इज इक्वल टू रो वी कह सकते हैं। तो इस रो वी में वॉल्यूम क्या होगा हमारा, वॉल्यूम होगा वही डी एक्स डी वाई डी जेड। तो m इज इक्वल टू रो इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड लिख सकते हैं, तो लिख दिया हमने। c क्या है, स्पेसिफिक हीट है। अब हम डेल्टा टी को फाइंड करना पड़ेगा। डेल्टा टी क्या है, जो रेट चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, उसका भी टेम्परेचर का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम बोलते हैं डेल्टा टी। तो सिंपली ये तीनों के तीनों चीज इसमें ऐड कर दीजिए तो हमको Q मिल जाएगा। तो Q इज इक्वल टू रो डी एक्स डी वाई डी जेड टू सी डेल टी बाई डेल टो इंटू डी टो। तो ये हमारा सी भी हमको मिल गया। अब हमको सिंपली क्या करना है कि इन तीनों की जो वैल्यू है इसको एनर्जी बैलेंस इक्वेशन में पुट करना है, जैसे कि ये प्लस बी इज इक्वल टू सी, और पुट करने के बाद हमको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी जो हमारा होगा कंडक्शन इक्वेशन, हीट कंडक्शन इक्वेशन। तो चलिए पुट करते हैं। तो ये हमने पुट कर दी। तो ये हमारा था ए, ये पूरा ए है, ये बी है, इज इक्वल टू ये सी है। अब हमको पता है कि कॉमन डी एक्स डी वाई डी जेड और डी टो निकल रहा है तीनों में से। तो सिंपली वो यहाँ से कॉमन निकलेगा और इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ये हमारा जो बचा हुआ है ये हमारा जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन है।
जैसे कि डेल बाय डेल एक्स के एक्स डेल टी बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई के वाई डेल टी बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड के जेड डेल टी बाय डेल जेड प्लस क्यू जी इज इक्वल टू रो सी डेल टी बाय डेल टो। ये हमारा जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपनी यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे हाइड्रोलिक रैम के बारे में। हाइड्रोलिक रैम किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है और वो किस काम आता है और उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है और वर्किंग कैसा है। अगर ये आप लोग जानना चाहते हो तो देखते रहिए ये वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, ये हाइड्रोलिक रैम का कंस्ट्रक्शन है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि हाइड्रोलिक रैम सच में है क्या और क्यों काम में लेते हैं हम उसको। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हाइड्रोलिक रैम वो एक मैकेनिज्म है जो कि कोई भी वाटर जो कि लो हेड पे है, यानी कि फॉर एग्जांपल किसी पहाड़ी पर आपका घर है और पानी यहाँ पे नीचे है, तो ये लो हेड हुआ और आपका घर जिधर है वो हाई हेड हुआ। तो अगर आपको हाई हेड तक पानी पहुँचाना है पंप के थ्रू, तो आपको लो हेड में से जो स्मॉल क्वांटिटी वाटर है हाई हेड में पहुँचाने के लिए हाइड्रोलिक रैम का इस्तेमाल करना होगा। तो बेसिकली जो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर है जो ऑटोमेटिकली हेड तक पहुँचाने के लिए हाइड्रोलिक रैम का यूज़ करते हैं हम। तो चलिए उसके प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये वाटर हैमर के प्रिंसिपल के थ्रू काम करता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। हाइड्रोलिक रैम अपने आप ऑटोमेटिक जो वाटर है उसको प्रेशराइज करके हाई हेड तक पहुंचाता है। उसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती। तो अब उसके कंपोनेंट के बारे में हम जानते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आता है सप्लाई टैंक, और ये आता है वाल बॉक्स। और सप्लाई टैंक और वाल बॉक्स सप्लाई पाइप से जुड़े हुए होते हैं और उसके बीच में एक वाल लगा होता है, सप्लाई वाल। और उसके बाद जो वाल बॉक्स है उसके ऊपर एक एयर वेसल लगा हुआ होता है जिसमें एयर होती है। और इस वाल बॉक्स में दो तरह के वाल्व होते हैं। पहला होता है वेस्ट वाल्व V1 और दूसरा होता है डिलीवरी वाल्व V2। और उसके बाद जो एयर वेसल है उसको और जो हमारा डिलीवरी टैंक है और हाई हेड है उसको एक डिलीवरी पाइप से जोड़ा जाता है, जैसे जिस तरह आपको अभी इस फिगर में दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब इसके वर्किंग के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये है लो हेड पे रखा हुआ पानी जिसको हमको इस हाई हेड डिलीवरी टैंक तक पहुंचाना है। तो अगर ये पानी सप्लाई टैंक का है जो इधर से कहीं से फ्लो हो रहा है, जैसे कि कोई दूध है जो पानी वो बहता पानी है, अगर इसको कहीं हम रोक दे तो वो ये इधर जमा होने लगेगा और जमा होते होते उसको प्रेशराइज करेगा, उसमें उसका प्रेशर बढ़ेगा। और जब उसका प्रेशर बढ़ जाए तब हम इस वाल्व को ओपन कर लेंगे। जैसे ही वाल्व ओपन होता है वो प्रेशराइज पानी सीधा वाल्व बॉक्स में जमा होने लगता है और धीरे धीरे ये वाल्व बॉक्स, ये जो चेम्बर है वो भरने लगता है। और बढ़ते बढ़ते चेम्बर इतना भर जाएगा कि एक टाइम आएगा कि वाल्व जो वेस्ट वाल्व हमारा V1 है वो बंद हो जाएगा उसके प्रेशर से। और जैसे ही वाल्व बंद होगा उसके अंदर इस वाल्व बॉक्स के अंदर प्रेशर क्रिएट होगा, हाई प्रेशर क्रिएट होगा। और इस हाई प्रेशर के कारण जो हमारा डिलीवरी वाल्व V2 है वो खुल जाएगा। और वाल्व खुलते ही ये सारा प्रेशराइज वाटर एयर वेसल में एंट्री करेगा। और एयर वेसल में एंट्री करते ही यहाँ पे जो एयर है उसको वो कंप्रेस करेगा, क्योंकि वो हमारा वाटर जो है वो हाई प्रेशराइज है, तो इसको एयर को कंप्रेस करेगा। तो आपको पता है एयर कंप्रेस होगी तो एयर भी वाटर को फोर्स लगाएगी, और जैसे ही एयर ने वाटर को फोर्स लगाया तो वाटर के पास कोई और रास्ता नहीं है, तो वो इस पाइप के थ्रू आगे बढ़ेगी और इस पाइप के थ्रू वो सीधा डिलीवरी टैंक तक जा पहुँचेगी।
तो देखिए ये दोस्तों सिंपल वर्किंग है हाइड्रोलिक रैम्प का, और हमने बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के अप्लाई के बिना ही हमने वाटर को लो हेड से हाई हेड तक पहुंचा दिया। तो ये था दोस्तों हाइड्रोलिक रैम्प। और जैसा कि हम लोग जानते हैं इसकी एफिशिएंसी इस इक्वेशन के द्वारा हम मालूम कर सकते हैं। एफिशिएंसी इज इक्वल टू QH अपन Q स्मॉल h मीन्स एनर्जी डिलीवर्ड बाय एनर्जी सप्लाइड। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में हाइड्रोलिक रैम्प के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिल चुकी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।